میں نے یہ کب کہا کہ तुम मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं ले जाओ। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि पुलिस वाले क्या सोचते हैं और डॉक्टरों की मेरे बारे में क्या राय है। मेरे नज़दीक ये सब लोग एक जैसे हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे झूठा ना समझो। तुम मुझे अच्छे आदमी नज़र आते हो। बूनी ने अपनी कार मकान के पिछले हिस्से की तरफ खड़ी की। सामने ही दरवाज़ा नज़र आ रहा था। यह दरवाज़ा वॉल्टर के मकान के अकबी हिस्से में बना हुआ था। बूनी ने कार की बड़ी बत्तियां बुझा दी और इंजन बंद कर दिया। वो फौरन ही कार से नीचे नहीं उतरी, बल्कि मोहतात नज़रों से गिरदोपेश का जायज़ा लेती रही। वहाँ कोई जी रूह ना था। उसने आहिस्ता से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। एक बार फिर उसने इर्द गिर्द देखा और मुतमईन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा मुकफ़्फ़िल नहीं था। उसने उंगली की मदद से दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा कोई आहट पैदा किए बगैर खुल गया। बूनी ने दरवाजे में कदम रखा और आहिस्ता से मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने खुद को एक पतली सी तारीक राहदारी में पाया। वहाँ रुककर उसने मकान के अंदर कोई आवाज़, कोई आहट सुनने की कोशिश की, मगर बेसूद। मकान के अंदर सन्नाटा था। 2-3 कदम आगे बढ़कर उसने मध्यम आवाज़ में वॉल्टर को नाम लेकर पुकारा। वॉल्टर, वॉल्टर, वॉल्टर। कोई जवाब ना आया। बूनी ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद ज़रा ज़ोर से आवाज़ दी, वॉल्टर, वॉल्टर, कहाँ हो तुम? उसे इस मर्तबा भी कोई जवाब ना मिला। राहदारी तय करके वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई। बावर्ची खाने का दरवाज़ा खुला था। उसने बढ़कर बावर्ची खाने में झांका। वहाँ कोई न था। लहजा ब लहजा उसकी हैरत और तशवीश बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा फिर उसने वॉल्टर को आवाज़ दी, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब न मिला। बूनी के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। वो वहीं रुक कर सोचने लगी कि वॉल्टर कहाँ गया? क्या वो मकान में मौजूद नहीं है? हो सकता है वो रुत की लाश किसी नामालूम सबब से ठिकाने लगाने कहीं गया हो। मुमकिन है उसने इस मकसद के लिए डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल करना मुनासिब ना जाना हो, मगर उसे बहरहाल बूनी के आमद तक मकान के अंदर मौजूद रहना चाहिए था। उनके माबैन यही फैसला हुआ था। फिर वॉल्टर कहाँ गारत हो गया? बूनी को उस पर गुस्सा आने लगा। दफातन उसकी निगाह तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। हल्की सी मुस्कुराहट आप ही आप उसके लबों पर आ गई। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। वॉल्टर यकीनन तहखाने में गया होगा, इसलिए बूनी की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई। बूनी ने तहखाने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मगर फौरन ही कदम पीछे हटा लिया। न जाने क्यों उसे तहखाने में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। उसने दिल में कहा, अगर वॉल्टर ने रुत को ठिकाने लगाकर लाश डीप फ्रीजर में बंद कर दी है तो अब वो तहखाने में नहीं होगा, वो मकान में ही कहीं है। दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आते हुए उसने फिर आवाज़ दी, वॉल्टर, वॉल्टर। वॉल्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। काश बूनी को यह अंदाज़ा होता कि वॉल्टर उस वक्त जवाब देने की पोजीशन में ही ना था। बूनी गुस्से में भिन्नाती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे यकीन था कि वॉल्टर वहीं शराब के नशे में धुत बेसुध पड़ा खर्राटे ले रहा होगा, लेकिन ये देखकर उसके ताज्जुब की इंतहा ना रही जब उसने ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली पाया। वॉल्टर वहाँ भी ना था। यकायक बूनी की निगाह ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ी। लकड़ी की एक टूटी हुई तिपाई मशरूबात की अलमारी के करीब पड़ी थी और कालीन पर शीशे के गिलास और मशरूब की बोतल की किरचियां बिखरी हुई थी। बूनी चल लम्हे आंखें फाड़े उन किरचियों को तकती रही। फिर उसने बढ़कर कमरे का गहरी नजरों से जायजा लिया। जरूर यहाँ धींगा मुश्ती हुई है। फिर उसने झुककर कालीन पर उंगली जमाई। बोतल से गिरे हुए मशरूब का गीला दाग साफ दिखाई दे रहा था। बूनी की उंगली जब मशरूब की नमी से तर हुई तो उसने अपनी उंगली सूंघी। उसे यकीन हो गया वॉल्टर यहाँ बैठकर ब्रांडी पीता रहा है, लेकिन वो किधर गया और ये तिपाई किसने तोड़ी? मुमकिन है रुत के साथ हाथापाई हुई हो। अभी वो वहीं खड़ी उन पुरस्कार हालात पर गौर करने और उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में बावर्ची खाने की तरफ से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हल्की सी चीज़ नीचे गिरी हो। बूनी चौंक कर उधर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि अब तक वॉल्टर तहखाने में ही था और अब वो यकीनन बावर्ची खाने में आया है। बूनी ड्राइंग रूम से निकलकर बावर्ची खाने की जानिब चली और वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने वॉल्टर को आवाज़ देकर बताना चाहा कि वो आ चुकी है, लेकिन बावर्ची खाना तो पहले की तरह खाली पड़ा था। वॉल्टर वहाँ नहीं था। बूनी परेशान होकर बावर्ची खाने के कोने खुदरों में यूं झांकने लगी जैसे वॉल्टर को नहीं, किसी चूहे को ढूंढ रही हो। उसे याद आया कि जो आवाज़ उसने चंद लम्हे पहले सुनी थी उसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि वॉल्टर ज़रूर तहखाने में ही है। बूनी ने एक बार फिर तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का रुख किया। सीढ़ियों में रोशनी हो रही थी। तहखाने के दरवाजे के ऊपर नन्हा सा बल्ब जल रहा था। दफातन उसने तहखाने के अंदर से दोबारा फिर वही आवाज़ सुनी। यूँ लगता था जैसे कोई शख्स तहखाने के अंदर मौजूद है और वो चीज़ें इधर उधर कर रहा है। इन आवाज़ों में गत्ते के डब्बों के सरकाए जाने की आवाज़ नुमाया थी। वॉल्टर, कहाँ हो तुम? मैं आवाज़ें देते देते थक गई और तुम जवाब ही नहीं देते। बूनी ने तहखाने के दरवाजे पर खड़े खड़े ज़ोर से कहा।
कोई जवाब ना मिला। बूनी ने चंद सेकंड इंतजार किया। एक बार फिर तहखाने में से कागजों के हटाए जाने की आवाज आई। वॉल्टर! बूनी बेसब्री से चिल्लाई। ये क्या बेहुदा मजाक है? अगर तुम तहखाने में हो तो बोलते क्यों नहीं? बूनी की चीखती हुई आवाज तहखाने में गूंजी और खत्म हो गई। वॉल्टर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। बूनी को उसके इस रवैये पर गुस्से के साथ साथ हैरत भी थी। ऐसे नाजुक मौके पर ऐसा भयानक मजाक, उसे वॉल्टर से ये उम्मीद हरगिज ना थी। बिलाशुबा वॉल्टर की आदत मजाक करने की थी, लेकिन ऐसा भी क्या मजाक जिससे दूसरा हलकान हो जाए। अभी बूनी ने तहखाने का दरवाज़ा अबूर करके अंदर कदम नहीं रखा था कि उसके कानों में एक निराली आवाज़ आई। हल्की सी गूंज, मुसलसल आवाज़, सीटी की तरह, एक ही अंदाज। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। बूनी को मज़ीद हैरत हुई। शायद इस आवाज़ की वजह से वॉल्टर उसकी पुकार नहीं सुन पाया। ज़रूर यही बात है। बूनी ने तहखाने का दरवाज़ा जल्दी से खोल दिया। तहखाने के अंदर से इंसानी खून की सी बदबू उसके नथनों में घुस गई। वो घबरा कर पीछे हटी। पहली नज़र में उसे तहखाने के अंदर कुछ दिखाई ना दिया। तहखाने में अंधेरा था और अगरचा सीढ़ियों पर बल्ब रोशन था, ताहम उसकी रोशनी तहखाने के चारों गोशों तक बराबर नहीं पहुंच रही थी। आप ही आप किसी अनजान जज्बे के तहत उस पर खौफ की कैफियत तारी होने लगी। उसने इस खौफ से निजात पाने के लिए फिर जोर से वॉल्टर को आवाज़ दी। वॉल्टर, देखो मैं आ गई हूँ, अब ये मजाक ख़त्म करो। मैं समझती हूँ कि तुम किसी डब्बे के पीछे छुपे हुए हो। जिस वक्त ये जुमला बूनी के मुंह से निकला, उसी वक्त तहखाने के परले गोशे से किसी कागज़ के फड़फड़ाने और सरसराने की सी आवाज़ आई। बूनी कुछ और आगे बढ़ी। उसे यकीन होता जा रहा था कि वॉल्टर तहखाने में छुपा हुआ है और दानिस्ता उसे परेशान कर रहा है, लेकिन बूनी को यह मजाक कतई पसंद नहीं आया था। तहखाने के दरमियान पहुंचकर वो गैर शऊरी तौर पर रुक गई और पुरस्रार गूंजदार आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि बूनी ने दोनों कानों में उंगलियां ठूंस लीं। उसे एहसास हुआ कि यह आवाज़ डीप फ्रीज़र की मशीन में से उठ रही है और ज़रूर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो चुकी है। मगर हैरत यह थी कि वॉल्टर इस आलम में भी मजाक पर तुला हुआ था। क्या उसके कानों तक यह भयानक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी? बूनी को हमेशा वॉल्टर की इन्हीं हरकतों पर तैश आया करता था। ये माना कि वो बेहद जीदार और निडर शख्स है, लेकिन जीदारी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि वो एक औरत अपनी महबूबा को यूं परेशान करे। वॉल्टर, अगर तुमने मेरी बात का जवाब ना दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। बूनी ने बुलंद आवाज़ में उसे वार्निंग दी। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पहले ही खासा वक्त ज़ाया हो चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। चलो अब सामने आ जाओ। देखो डीप फ्रीजर में से कैसी आवाज़ें पैदा हो रही हैं। मेहरबानी करके इसका कनेक्शन काट दो। यह आवाज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सुन रहे हो ना वॉल्टर? बूनी की इस लंबी तकरीर का भी वॉल्टर ने कोई जवाब ना दिया। बूनी को एक अजीब एहसास हुआ कि शायद वॉल्टर तहखाने में नहीं है। मुमकिन है वो किसी फौरी ज़रूरत के पेश नज़र मकान से बाहर चला गया और वॉल्टर की गैर हाज़िरी से फ़ायदा उठाते हुए कोई अजनबी, कोई चोर उचक्का मकान में घुस आया। ये ख्याल आते ही बूनी के बदन पर कपकपी सी तारी हो गई। ये भी तो हो सकता है कि चोर के पास कोई ख़तरनाक हथियार हो और वो अचानक हमला कर दे। बूनी ने वापस ऊपर जाना ही बेहतर समझा। उल्टे कदमों तहखाने से निकलने लगी। यकायक कुछ फासले पर तहखाने के एक तारीक गोशे में फिर खड़बड़ की सी आवाज़ उभरी। यकीनन वहाँ कोई छुपा हुआ था। दहशत से बूनी की घिघी बन गई। उसके पाँव मन भर वजनी हो गए, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे टांगों में जान ही नहीं रही हो और वो मज़ीद 1 इंच भी हरकत करने के काबिल नहीं है। बूनी ने तहखाने के उस गोशे की तरफ नज़रें जमाकर ये देखने की कोशिश की कि गत्ते के अनगिनत डब्बों और रद्दी अखबारों के ऊंचे से ढेर के पीछे कौन है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तहखाने में किसी पुरस्रार तरीक पर तारीकी बढ़ती जा रही थी। दफतन उसकी निगाहें तहखाने के फर्श पर पड़ी हुई एक चमकदार चीज़ से टकराई। फिर उसने देखा कि एक के बजाय ये 2 चीज़ें। उन्हें देखकर बूनी का कलेजा उछलकर हलक में आ गया और दिल की हरकत जैसे बंद हो गई। उनमें से एक चीज़ लंबी, तेज़ धार वाली चमकीली छुरी थी और दूसरा वज़नी लोहे का बना हुआ और इंतहाई तेज़ धार वाला चापड़। बरक़ी सिरत से बूनी के जहन में उन दोनों चीज़ों के तहखाने में मौजूदगी का राज आ गया। उसे ख्याल आया कि वॉल्टर ने इन्हीं दोनों चीज़ों के ज़रिए रुत के टुकड़े टुकड़े करके डीप फ्रीज़र में बंद किया होगा। वो चंद सानिये अपनी जगह दम बखुद आवाज़ बाख्ता खड़ी काँपती रही। फिर उसकी नज़रें गैर शऊरी तौर पर डीप फ्रीज़र का जायज़ा लेने लगी। डीप फ्रीज़र उससे कोई 12 फीट के फासले पर तहखाने की मगरिबी और शुमाली दीवार से मुल्हिका गोशे में पड़ा था और तारीकी में उसका सफ़ेद रंग भी चमकता नज़र आता था। बूनी ने देखा कि फ्रीज़र का ढकना किसी कदर खुला हुआ है। उसे वॉल्टर की बेपरवाही और हिमाकत पर सख्त ताव आने लगा। ये क्या अहमक आदमी है, छुरी और चापड़ यहीं छोड़ गया
اور فریزر کا ڈھکنا بھی اچھی طرح بند نہیں کیا۔ چند لمحے پہلے بونی پر خوف اور دہشت کی جو لہر گزری تھی وہ اب شدید ترین غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر بھاری چاپڑ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ والٹر سے تو وہ بعد میں نپٹے گی، پہلے اس چور سے دو ہاتھ کر لیے جائیں جو تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ اور بونی کو یقین ہو چلا تھا کہ کوئی اور ذی روح بھی اس کے سوا تہہ خانے میں موجود ہے، لیکن جو شے بونی کے نازک اعصاب پارا پارا کیے ڈالتی تھی وہ تہہ خانے میں گونجنے والی آواز تھی۔ یہ آواز ہر قیمت پر بند ہونی چاہیے۔ یہاں پھر اسے والٹر پر طیش آیا کہ فریزر خریدتے وقت اس نے اس کا معائنہ اچھی طرح نہیں کیا اور کمپنی نے ناقص فریزر اس کے حوالے کر دیا جس کے چلنے کا شور ناقابل برداشت ہے۔ تہہ خانے میں تاریکی کچھ اور بڑھ گئی۔ بونی کے دل میں شدت سے اس خواہش نے سر اٹھایا کہ تہہ خانے سے باہر جانے سے پہلے وہ ڈیپ فریزر میں جھانک کر دیکھے کہ والٹر کی بیوی کس عالم میں ہے۔ اگر فریزر واقعی صحیح کام کر رہا ہے تو اب تک اس کے لوتھڑے جم کر برف ہو گئے ہوں گے۔ اس نے آہستہ سے فریزر کی طرف قدم بڑھایا۔ چاپڑ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تہہ خانے کے اسی گوشے میں پھر کھڑپڑ سی ہوئی تھی۔ اس کا اٹھا ہوا دوسرا پاؤں اس آواز کے ساتھ ہی رک گیا۔ والٹر، کیا تم فریزر کے پیچھے چھپے ہوئے ہو؟ غیر اختیاری طور پر بونی کے منہ سے یہ جملہ نہایت نحیف آواز میں نکل گیا، حالانکہ اسے خوب اندازہ تھا کہ والٹر تہہ خانے میں نہیں۔ وہاں ہوتا تو اب تک ضرور بول پڑتا۔ عین اسی لمحے تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بونی مارے خوف کے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ فریزر کا اٹھا ہوا بھاری ڈھکنا آپ ہی آپ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ایک ثانیے کے اندر اندر بونی کو یہ احساس بھی ہوا کہ فریزر کا ڈھکنا اس طرح بند ہوا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے بند کیا ہو۔ بونی نے ہمت سے کام لے کر فریزر کی طرف رکا ہوا وہ قدم بھی بڑھا دیا۔ کوئی انجانی اندیکھی قوت اسے فریزر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ بونی نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا چاپڑ فضا میں یوں اٹھایا جیسے وہ وقت ضائع کیے بغیر نادیدہ حملہ آور پر دے مارے گی، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ فریزر سے صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں فریزر کے بند ہونے والے سفید، چمکدار اور پالش کیے ہوئے بڑے سے ڈھکنے پر جمی تھی۔ مان اس کی کنپٹیوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی مانند بے حس و حرکت ہو گئی۔ فریزر کا ڈھکنا آپ ہی آپ آہستہ آہستہ دوبارہ کھل رہا تھا۔ اس میں کسی فریب نظر یا غلط فہمی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے فریزر کے اس ڈھکنے کو کھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک لہجے کے لیے یوں لگا جیسے فریزر کا ڈھکنا بونی کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ ڈیپ فریزر کے بالکل قریب پہنچ کر بونی نے اس کے اندرونی حصے میں جھانکا اور اسے چکر سا آیا۔ اس نے ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا تھا۔ وہ غش کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اسے سہارا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی اور پتھرائی آنکھوں سے فریزر کے اندر پڑی چیز کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا بھی اس کے اختیار میں نہ تھا۔ والٹر فریزر کے اندر موجود تھا۔ اس کی کچلی ہوئی لاش ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ بونی نے ایک نظر ہی میں دیکھ لیا تھا کہ والٹر کی ہڈیاں، پسلیاں اور بدن کا تمام گوشت مسل کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی جسامت سے کہیں چھوٹا اور مختصر نظر آتا تھا۔ سب سے بھیانک اس کا چہرہ تھا، بری طرح نوچا ہوا۔ والٹر کے چہرے پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے۔ ان نشانوں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، اس کی آنکھیں حلقوں سے نکل آئی تھیں۔ بونی نے یہ بھی دیکھا کہ والٹر کے گردن پر انگلیوں کے نمایاں نشان بھی موجود ہیں۔ اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور جمے ہوئے خون کے بڑے بڑے لوتھڑے گردن سے لے کر سینے تک پھیلے ہوئے تھے۔ والٹر! بونی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے سارے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ چاپڑ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یکایک اس کے عقب میں ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جاندار شے حرکت کر رہی ہو۔ بونی نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، مگر اسی لمحے فریزر کا کھلا ہوا ڈھکنا دھماکے سے خود بخود بند ہو گیا۔ بونی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو، اور پھر تہہ خانے میں بونی کی ہولناک چیخیں گونجنے لگی۔ لیکن یہ چیخیں سننے والا وہاں بونی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے اس مرتبہ دیکھا تہہ خانے میں اترنے والی سیڑھیوں میں سے آخری زینے کے پاس ایک گول گول چیز حرکت کر رہی ہے۔ یہ چیز جسامت میں ایک انسانی کھوپڑی کے برابر تھی اور باریک پولیتھین میں لپٹی ہوئی تھی۔ آخری زینے کے قریب وہ ادھر ادھر فرش پر آہستہ آہستہ حرکت کرتی رہی، پھر بونی کی طرف بڑھنے لگی۔ بونی نے تہہ خانے سے بھاگنے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا، لیکن پر اسرار گول گول شے ہر بار اس کا راستہ روک لیتی۔ بونی بوکھلائے انداز میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ اتنے میں تہہ خانے کے ایک اور تاریک گوشے سے کسی شے کی حرکت کرنے کی نمایاں آواز اس کے کانوں تک آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، باریک پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک اور چیز حرکت کرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن یہ چیز گول ہونے کے بجائے
लंबूतरी सी थी। बूनी ने देखा कि ये एक कटा हुआ पाँव है। पाँव की 5 उंगलियां प्लास्टिक के लिफाफे से बाहर निकली हुई थी। ये कटा हुआ पाँव आहिस्ता आहिस्ता तहखाने के फर्श पर आप ही आप चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। बेख्तियार चीखें मारती हुई बूनी उस पाँव से बचने के लिए एक जानिब हटी, मगर दूसरे ही लम्हे वहाँ भी गत्ते के एक डब्बे के पीछे से प्लास्टिक में लिपटी हुई तीसरी शय नमूदार हुई। ये एक कटा हुआ लंबा सफ़ेद जनाना बाजू था। हाथ से खून अभी तक टपक रहा था और पंजे की 2 उंगलियां गायब थी। यह हाथ दफतन सांप की तरह उछलकर बूनी को पकड़ने के लिए फ़ज़ा में बुलंद हुआ। उसको संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसने कटे हुए हाथ की उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस किया। उंगलियों के नोकीले लंबे नाखून उसका एक रुखसार छील लेने में कामयाब हो गए। खून की पतली सी धार बूनी की रुखसार से बह निकली और वो हौलनाक चीख मारती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन कटे हुए हाथ ने उसका रास्ता रोका और कटे हुए पाँव ने उसका ताक़ुब किया। बूनी लड़खड़ा कर धड़ाम से तहखाने के फर्श पर गिरी, मगर फौरन ही उठकर भागने की कोशिश की। इस दौरान में पंजे ने उसका एक टखना जकड़ लिया था। बचाओ बचाओ, बूनी मुसलसल चीख रही थी। टखने पर कटे हुए जनाना पंजे की गिरफ्त हर लहजा मजबूत होती जा रही थी। वो दोबारा फर्श पर गिरी और फिर यकलख्त फर्श पर लोहे की कोई चीज़ टकराई और चिंगारियां सी उठी। ये चिंगारियां उसी आहनी चापड़ से उठी थी जो अभी तक बूनी के हाथ में था, और जब वो नीचे गिरी चापड़ फर्श से टकराया। उसने झपट कर चापड़ को उठाना चाहा। चापड़ तो हाथ ना आया, लेकिन वहीं पड़ी हुई छुरी उसके हाथ में आ गई। उसने दीवाना वार उस छुरी से कटे हुए पंजे पर हमला कर दिया। पहली ज़रब पड़ते ही कटा हुआ हाथ तिल मिलाया, उसमें से खून का फव्वारा फूटा, लेकिन उसने बूनी का टखना अभी तक नहीं छोड़ा था। बूनी ने तवक्कुफ किए बगैर दूसरी मरतबा छुरी मारी। ये ज़रब पहली ज़रब से भी ज़्यादा सख्त थी। यकायक कटे हुए पंजे ने उसका टखना छोड़ दिया और फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ पीछे हटने लगा। हटते हटते चंद सेकंड में वो तहखाने के तारीक गोशे में पहुंचकर गायब हो गया। बूनी पूरी तरह हाँफते हुए उठ खड़ी हुई और एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले कि वो पहली सीढ़ी पर कदम रखे, तहखाने में से एक और हाथ नमूदार हुआ और उस पर लपका। बूनी ने छुरी घुमाई, बढ़ता हुआ हाथ यकलख्त थम गया। बूनी ने देखा उस हाथ की कलाई में एक सुनहरा कंगन पड़ा हुआ है। कंगन एक नन्हे से सांप की शक्ल का था। खौफ से बूनी कांपने लगी, पर छुरी उसके हाथ से छूटकर छन से पुख्ता फर्श पर गिरी। छुरी गिरते ही कंगन वाला हाथ दोबारा बूनी पर हमला आवर हुआ और इस मरतबा वो खुद को बचा न सकी। इस हाथ के लंबे नोकीले नाखून उसके चेहरे पर गड़ गए। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर बारीक सुइयां चुभोई जा रही हैं। पूरा हलक खोल कर वो चिल्लाती रही। तहखाने में उसकी चीखें गूंजती रही, यहाँ तक कि खामोशी छा गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया।